ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁਣੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ यूपी ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ। ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ शिल्पी पटेल जी। शिल्पी पटेल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता दल के अध्यक्ष हैं और सोशल वर्कर हैं और सोशल सेवा को लेके हर समय ये एक्टिव रहते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ है सरिता जी। नमस्कार सरिता जी, ये हमारे पास बिजनौर कानपुर से हैं, जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रसार अभियान के अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ हमारे पास है शैलजा चौधरी जी, लखनऊ यूपी से, जो बैट गर्ल के नाम से भी फेमस हैं और सोशल वर्कर के तौर पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं। साथ ही हमारे पास साथ है जसविंदर कौर पंजाब से, ये हमारी टीम एम्प्लॉय भी है ब्रिटनामा की और एक स्कूल टीचर भी है और खुद एक लड़की और एक बच्ची की माँ भी है। सो हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। शैलजा जी, सरिता जी, जसविंदर जी, लैंग्वेज कोई मैटर नहीं है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में ही, पंजाबी है, इंग्लिश, आप उसी में बात कर सकते हैं, क्योंकि हाँ आफ्टर ऑल हम एक ही देश के निवासी हैं, भाषा और शहर का कोई हमारे शो में कुछ नहीं है। सो शिल्पी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैम आपका भी। हाँ जी, एज ए राइटर आप हमारे साथ बहुत देर से जुड़ी हुई हैं, तो बहुत अच्छा लगता है आपके बारे लिखे हुए जो आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के भी। तो बातचीत हम, थैंक यू मैम। आज जो आपके यूपी स्टेट में अभी थोड़ी घटना हुई है, बच्ची की जान चली गई है, उसके बारे में आप पहले तो थोड़ा सा प्रसार से बताएं कि हुआ क्या। मनीषा है बच्ची, जो ये हाथरस की है। तो इन लोगों का ये कहना है कि बच्ची अपने घर से सुबह जा रही थी खेतों पर या जहां भी जा रही होगी अपने दैनिक कार्यों के लिए, तो इसके ऊपर 4 लड़कों ने हमला करा। उसके बाद में अब इसके संग बलात्कार हुआ, इसकी जीभ काट दी गई, दोनों पैर तोड़ दिए गए, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई। बच्ची को इस स्थिति में पहुंचा दिया गया कि 15 दिन तक ये अपनी जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते इस दुनिया से अलविदा कह गई। और आलम ये लगाइए कि योगी सरकार का कि उन्होंने आधी रात में इसका अंतिम संस्कार किया, जो अमानवीय है, जो हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत ही अशोभनीय है। बिल्कुल। सरिता जी, आप इस घटना के बारे में क्या ओपिनियन है? मतलब आपको कुछ क्लोजनेस इसके कि ये घटना, पहले तो मैं आप लोगों से यही जानना चाहूंगी रियलिटी क्या है, क्योंकि सुनी सुनाई खबरों में बहुत कुछ आ रहा है। थैंक यू प्रीत पाल कौर जी। जैसा कि अभी मैंने शिल्पी मैम की बात सुनी है, उन्होंने कहा है कि एक तो फर्स्ट थिंग कि कोई भी बच्ची पे जब अमानवीकृत कहीं पे घटना दर्शाई जाती है तो उसका हमें नाम और उसका चेहरा डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तो जो भी नाम हम वैकल्पिक रूप में ही बोलेंगे कि हमारे देश की एक दुखद घटना और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है जो भी। और जैसा कि अभी संज्ञान में आ रहा है कि कुछ पारिवारिक विवाद लगभग 4 साल पहले उनके दोनों परिवार के मध्य रहा है। और अभी एक मैंने ताज़ा अपडेट देखी है, कुछ न्यूज़ चैनल पे भी देखा है
कि बच्ची बाकायदे उसने स्टेटमेंट दिया है। जो एलिगेशन कुछ विपक्ष पार्टियों के माध्यम से लगाए जाते हैं कि उसकी जीभ काट ली गई और उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, हाँ ये जरूर है, मारपीट हुई है, जिसकी मैं भर्त्सना करती हूँ और निंदा भी करती हूँ क्योंकि मेरे घर में भी एक बेटी है और मैं एक बेटी की माँ हूँ। और अगर खुदा न खास्ता कभी मेरी बच्ची के साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो मैं उसके लिए न्याय प्रक्रिया लंबी ना हो और जल्दी ही उसका निर्णय लिया जाए, जैसा कि सेशन कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं कि विद इन 7 डेज इसकी सुनवाई होगी और इस पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आदरणीय देश के मुख्यमंत्री साहब ने लाइव उनसे फैमिली से टच किया है, बातचीत की है और जो भी आर्थिक उनको सुविधा मुहैया करा सकते थे अभी उन्होंने 25 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। और परिवार को किसी विषम परिस्थितियों से ना गुजरना पड़े तो एक सरकारी नौकरी की भी उन्होंने अभी पहल की है। जो बात उठ रही है कि उसके अभी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है कि जो पोस्टमार्टम हुए हैं उसमें कहीं भी स्पर्म नहीं पाए गए हैं। हाँ ये जरूर हुआ है कि बॉडी पार्ट्स में, प्राइवेट पार्ट्स में भी जख्म पाए गए हैं। तो जो सरकार का काम है वो सरकार पे और उसके पैनल पे ही हम छोड़ते हैं, उस पे हम सवाल जवाब नहीं करते हैं। मगर बच्ची के संग अगर कोई भी बच्ची हो देश में अगर सुरक्षित नहीं है तो एक चिंतन का विषय है जो हमारे लिए निरंतर। और जहां तक मैंने देखा है कि पिछले जब से सरकार आई है तब से इस पे बहुत ज्यादा लगाम लगी है और देश हित में और बालिका सुरक्षा हित में। जैसे कि कुछ पार्टियों के मैं नाम नहीं लूंगी, नेताओं ने ये तक कहा कि अगर कोई, जैसे हमारे देश में अभी दामिनी केस हुआ, ट्विंकल केस हुआ, तो लड़के हैं और लड़के कई बार गलतियां कर जाते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट हम लोगों को शर्मसार करते हैं और हमारी बच्ची सही नहीं है। बिल्कुल। तो जसविंदर, आपके घटना चाहे यूपी की है लेकिन इस समय चर्चा का विषय पूरे देश में है क्योंकि ये पंजाब भी इससे कोई अछूता नहीं है। पंजाब में भी ऐसी घटनाएं बहुत घट रही हैं दिन ब दिन। ये बात अलग है कि कोई हाईलाइट हो रही है और कोई जो है सिर्फ दबके रह जा रही है। जसविंदर, आपका इसके बारे में क्या कहना है? Yes, of course, I'm totally agree with सरिता सैनी मैम, जो भी उन्होंने कहा कि सुनी सुनाई घटना है। पूरा मैंने देखा है, पूरा न्यूज मैंने सुनी है अच्छी तरह से, वीडियोस भी देखी है लड़की की जो उसने स्टेटमेंट दी है। उसमें भी उसने यही बोला है कि मुझे जो है वो उन लड़कों ने मारा, घसीटा, उनकी कोई पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जो है उन्होंने अपनी जो दुश्मनी है वो उस लड़की पे निकाली। तो ये मैं भी स्टडी कर रही थी कि जो भी हुआ इसके लिए लड़की का, बेचारी का क्या दोष था जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, ऐसे हुआ। जीभ काटने की बात है, ये पूरी मैंने वीडियो देखी है कि उसमें उन्होंने उसका गला दबाने की जब कोशिश की ना तब उसकी जीभ पे जख्म हुए, जीभ नहीं काटेगी। ये पूरी वीडियो स्टेटमेंट भी उस लड़की ने दी है कि थे 4 लड़के थे पर 2 लड़कों ने उसके साथ रेप किया और 2 जो है वो भाग गए। तो ये पर्सनल रंजिशें जो होती हैं, ये दुश्मनी, ईर्ष्या, वैर जो होती है ना, यही ऐसे अपराध को जो है वो जन्म देती है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी काफी केसेस ऐसे हो गए हैं। बठिंडा रेप केस हुआ था पंजाब में, जहाँ पे हरसिमरत कौर बादल जी ने और विक्रम मजीठिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उन्होंने भी बहुत सख्ती से कहा था कि हरसिमरत कौर जी ने कहा था कि अगर किसी दी भी धी नाल ऐदा होवे, कि सपोज साडी अपनी धी है, मेरी भी धी है, हरसिमरत कौर बादल जी ने भी बड़े गुस्से ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਣਗੇ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀ ਵਾਲੇ हैदराबाद रेप केस विच। हैदराबाद रेप केस विच 4 रेपिस्ट सी,
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਾਲ किस तरह का अपराध किया, किस तरह का दुख सह रही होगी। बिल्कुल। शैली जी, आप लगातार वुमेन्स के लिए सोशल वर्क में एक्टिव हैं और करते भी हैं, तो मैं आपसे ये सवाल, जैसे कि कुछ एक वीडियो में जैसे मैंने देखा वहाँ के कि लड़की जो बोल रही है वो अपना बयान स्टेटमेंट दे रही है एक वीडियो में, लेकिन दूसरी वीडियो में ये कहा जा रहा है कि उसकी जुबान काट दी गई थी, लेकिन वो बोल पाने में वो बोल नहीं पाई और उसके बयान नहीं ले सके हम। तो दोनों चीजों में कितनी सच्चाई है? पहले तो प्रीतपाल कौर जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि हाथरस जैसी घटना ही नहीं, ऐसे दिल्ली जैसे कांड के बाद, हैदराबाद कांड के बाद ये मतलब अनगिनत ऐसे किस्से हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं लगातार। तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि जहां पर हम लोग ऐसे इकट्ठा होकर अपने विचार रख सकते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े ही कोई भी बात करते हैं, तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर 3 मैम हैं, उनके विचार को सुना, तो मैंने ये देखा, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सोशल मीडिया की कुछ पक्ष को तो आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की कुछ पक्ष को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया की बात पर विश्वास कर रहे हैं तो आप उनके सारे पक्ष को स्वीकार करो। आप ये नहीं है कि आपने कुछ बातों को एक्सेप्ट कर लिया और कुछ बातों को आप डिक्लाइन कर रहे हो। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें वायरल हो रही हैं, ठीक है। जैसे आपने अभी खुद भी बताया कि कितना वेरिएशन है कि एक वीडियो में वो बोल रही है, दूसरी वीडियो में बताया जा रहा है कि उसकी जीभ काट दी गई है, ठीक है। सोशल मीडिया की बहुत सारी चीजों में मैं विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो एक देश की बेटी है, ठीक है। उसके साथ अगर आज ये हुआ है, कल को मेरे साथ भी हो सकता है, मेरी बहन के साथ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं उसी की एज की हूँ, तो मैं उसके साथ जो हुआ है वो मैं अपने साथ फील कर सकती हूँ। तो मैं किसी और पे ब्लेम नहीं करूंगी। अगर हम किसी भी सरकार पे अगर ब्लेम करते हैं, अभी जो सरकार है, अगर हम उस पर भी ब्लेम करें, तो सरकार ने तो ऐसे बहुत से कानून बनाए हैं। दिल्ली कांड के बाद भी उन्होंने कानून बनाया, उसका कुछ यूज हुआ? आपको कुछ बेनिफिट दिखा? उससे कुछ फंड मिला किसी को? अभी एक और भी कांड हुआ था इससे पहले, एक क्या बहुत सारे ऐसे कांड हो चुके हैं, क्या उस कानून से किसी को कुछ बेनिफिट मिला? मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं आपकी बात बीच में रोक रही हूँ कि मुझे लगता है कि सरकार कानून जरूर बनाती है, लेकिन उनको लागू करने की इजाजत में नहीं देती खुलेआम में, क्योंकि पुलिस फोर्स एवरीथिंग अंडर प्रेशर। सो जिस तरह से आप बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ, मैं अपनी बात कंप्लीट करती हूँ। हम पूरा ब्लेम सरकार पर नहीं डाल सकते हैं। ये हमारी अपनी भी फंडामेंटल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि अगर हमारे परिवार में बेटा है या बेटियां है, इट डजंट मैटर कि वो बेटी है तो उसे मैं बचा के चलना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये जो नारा है, मैं इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। बेटी बचाओ का मतलब ही यही हो गया कि आपको बेटी बचानी है, वो बचाने वाली चीज है, ये इस तरफ इशारा करता है ये नारा। तो मेरा ये मानना है कि आप जो भी परिवार है वो अपनी लड़कियों को सशक्त बनाए, महिलाओं को सशक्त बनाए, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दें। कल को अगर वो किसी भी ऐसी सिचुएशन में फंसती हैं तो एटलीस्ट उसे हैंडल कर सकें, क्योंकि ऐसे जितने भी केसेस होते हैं उसमें हमेशा सोशल मीडिया पे यही दिखाया जाता है कि वो लड़की बेचारी रह गई, उसने इतने सारे दर्द सहे, उसको बेचारी बना देते हैं। तो एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ कि आप कभी तो कुछ ऐसा नमूना पेश करे, कोई भी ऐसी लड़की। आगे आने वाले समय में मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसे केसेस हों, लेकिन ऐसे जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये विराम चिन्ह है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। तो कल को अगर कुछ भी ऐसा होता है तो एटलीस्ट एक नमूना पेश करे कोई कि हाँ उसके साथ ऐसा हुआ, तो उसने अंतिम क्षण तक लड़ने की कोशिश करी ऐसे बलात्कारियों से। मेरा ये मानना है और मैं इसी पर ही ज्यादा जोर देना चाहती हूँ।
जी शैलजा जी। शिल्पी जी, जैसा कि शैलजा जी भी ने बताया कि जी बहुत सारे कानून बने हैं और सरिता जी भी कहते हैं कि सरकार अपना काम कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर इतने सारे कानून बने हैं, कानून मतलब अपराधियों को सजा देने के लिए, राइट? लेकिन जी फिर भी उस लड़की के साथ, जिसके साथ, बच्ची के साथ ऐसी घटना घटी, उसकी डेड बॉडी भी उसकी फैमिली को नहीं दी जाती, बल्कि उससे जी छुप कर रात को चोरी में बिना किसी रीति रिवाज के हिंदू धर्म के खिलाफ जाके उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो ये दिस इज वेरी बैड सिस्टम। क्या कहना चाहेंगे, क्यों आखिर अगर कानून बने हैं, कानून तो हिफाजत के लिए बने हैं, तो पुलिस ने क्यों ऐसा किया? अपराधियों को सजा मैम देने के वही बजाय जी उन्होंने सबूत ही मिटा देना चाहा, मिटा दिया। अब मैम भाजपा से होते हुए भाजपा से है मैम, और मैम का ये कहना है कि उस बच्ची के संग जो अमानवीय हरकत हुई, उनके परिवार को थोड़ी राहत देने के लिए 25 लाख और सरकारी नौकरी दी जा रही है। तो ऐसे मौके आते क्यों हैं? सरकार आखिर क्या जताना चाह रही है कि आपकी बेटी की कीमत 25 लाख रुपए है, 25 लाख है। एक सरकारी नौकरी है, यानी सरकार ने 25 लाख और एक सरकारी नौकरी आपकी बेटी की इज्जत की कीमत रखी है। मैम ये कहना चाह रही हैं? मैम अपनी बेटी को उस जगह रख सकती हैं? चलिए हम दे रहे हैं 25 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी, मैम अपने घर की कौन सी बेटी दे देंगी इस चीज के लिए? और वो इस तरह कैसे कह सकती एक महिला होते हुए? यानी कि आप तो ये लगा लीजिए, इसका मतलब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में साफ कह दिया कि सबसे पहले अपनी आप बेटी बचाइए, फिर उसे पढ़ाइए। तो यानी कि ये तो इन मूर्खता है, अंधभक्ति है कि आप अपनी बेटी को बचाने के बजाय पढ़ाने भेज रहे हैं। वो साफ आपको इशारा कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं इस बात को कि आपको 25 लाख एक सरकारी नौकरी दे दी, आप अपनी बेटी को उस जगह रख सकती हैं एक सरकारी नौकरी 25 लाख के लिए? कौन अपनी बेटी दे देगा? क्यों ये सारे? कि आप एक बात ये बताइए कि सारी दलित एससी एसटी ओबीसी लड़कियों के साथ ही क्यों हो रहा है? बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को क्यों, भाई बच्ची का रात में अंतिम संस्कार क्यों करा? एससी एसटी ओबीसी हम हिंदू नहीं है क्या? और सारे यहाँ पे लेके चलिए कि जितने भी अपराधी आ रहे हैं वो सारे ठाकुर ही क्यों हैं? कहीं कुछ तो है। और संरक्षण दिया जा रहा है, तभी आधी रात को क्यों? रात के 2:30 बजे ऐसी क्या बॉडी उसकी फट जाती क्यों? बहुत मशीनें हैं, आप बर्फ में रखिए, बहुत सारी आज के टाइम में तो टेक्नोलॉजी है, आप बॉडी को रख सकते थे। आपने अपनी ऐसी कौन सी बात छुपाई है? आप किस पे पर्दा डालना चाह रहे हैं? मैम इस तरह कोई 25 लाख और सरकारी नौकरी के इस तरह पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं किसी बच्ची की इज्जत को लेके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये तो बच्ची की कीमत। बलरामपुर में मैडम जी, बलरामपुर में उसके अगले दिन आप देखिए कि एक छात्र जा रही थी अपने स्कूल, लौटते वक्त उसके संग गैंगरेप हुआ है, उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए, उसको नशे का इंजेक्शन दिया गया, एम्बुलेंस में उसकी डेथ हो गई। वो भी गलत है? यानी इसका कुछ भी नहीं हो, वो लड़की चक्कर खा के गिरी और मर गई। इनके लोगों ने कहीं रेप नहीं करा, कुछ नहीं करा, शासन प्रशासन बिल्कुल शांत है। जब ये सत्ता में है तो भी ये विपक्ष को दोषी ठहरा रहे हैं कि विपक्ष ने ये सब करा दिया। जब ये विपक्ष में है तब भी ये यही कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आते तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ इनकी एक प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि विपक्ष कमजोर है, भाजपा सिर्फ आज इसलिए इस हरकतों को कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पी जी, मैं आपकी बातों से भी सहमत हूँ कि इस तरह से बेटी को पढ़ाओ लिखाओ और ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार हो जाए और उनको 25 लाख देके उनकी बस किस्सा खत्म कर दो। सो दिस इज वेरी बैड सिस्टम। सो सरिता जी क्या कहना चाहती हैं आपकी, ये क्या जो सरकार 25 लाख का दे के उनको परिवार को शांत करना चाहती है, क्या ये जायज है? मैम की जो गुस्सा है वो जायज है अपनी जगह, और हर जगह हर प्रतिनिधि हर सोशल मीडिया से, जैसे कि शैलजा चौधरी जी ने कहा कि सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं, बिलीव नहीं कर सकते हैं। और जो मैम अभी कह रही हैं वो हमारे देश की बेटी थी, कोई आपकी व्यक्तिगत या बेटी नहीं थी। और उतना ही दर्द मुझे भी है, मगर बहुत सारे आपने देखे होंगे केसेस में कि कहीं कोई हादसा होता है, कहीं भी कोई, तो लोग सड़क जाम कर लेते हैं, सरकार से मुआवजे की उम्मीद करते हैं, कहीं कुछ उनसे नरमी की गुहार करते हैं।
और एक जगह में खुद, जैसे कि अभी शैलजा चौधरी जी ने कहा कि मैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करती हूँ और बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। तो मैं बता दूं उन्हें, मैम को, कि एक पीसीपीएनडीटी एक्ट हुआ था जिसके तहत कि बिल्कुल नया खून है, नया जोश है, और मैं उनकी भावनाओं का स्वागत करती हूँ। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारी बेटियों को जो पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत गर्भाधान में मारा जा रहा था और अल्ट्रासाउंड में, जिसमें कि एक विकृत बालक पैदा ना हो और उस विकृत बालक को सरवाइव करने में समाज में दिक्कत आए, तो उन चीजों को दूर करने के लिए ये प्रयास और ये बनाया गया था कि भाई बेटी को। और आज मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा देख रही हूँ कि सभी लोग कह रहे हैं कि बेटी को नया एंड्रॉइड फोन ना दें, बहुत महंगे कपड़े ना दें। शैलजा मैम की बात का समर्थन करते हुए कि उन्होंने कहा कि आत्म सुरक्षा के उनको गुण सिखाए जाएं, उनको इतनी भेदभाव ना किया जाए कि बालक और बालिकाओं में अंतर करें, हम उन्हें संस्कारवान बनाएं, हम सब कुछ। अगर मैम जो कह रही हैं कि ठीक है सरकार अगर नहीं कुछ किसी को हेल्प करती है तब भी सरकार पे सवाल उठते हैं। और रही बात सोशल साइट की, कि जैसे शैलजा चौधरी जी कह रही थी कि बिल्कुल भी मैं इन चीजों को, आप अगर स्वीकार कर रही है तो 100% कीजिए, और अगर नहीं कर रही है तो आजकल आप समझ रही हैं कि एडिटिंग का बहुत ज्यादा जमाना है, और कहा जाता है कि बच्चियां अपनी प्रोफाइल पे अपनी पिक ना लगाएं, अपनी फैमिली की ना लगाएं, और बहुत सारे इस तरह के सिस्टम कर दिए जाते हैं। कई विधायक मंत्रियों की वीडियोस भी एडिट करके लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और आईटी विभाग में बहुत सारे ऐसे सिस्टम अपडेट कर दिए गए हैं कि अगर कहीं एक छोटी सी भी घटना होती है तो उसे विपक्ष इतना ज्यादा मोटो बनाकर हाईलाइट कर देता है कि उसे बस ये दिखाना है कि सारी पूरी तरह से सरकार निष्फल है। सरिता, ये छोटी घटना नहीं है। हमारा सवाल ये है कि 25 लाख दे के सरकार क्या साबित करना चाहती है? उस लड़की को जब इलाज की जरूरत थी, उस लड़की को समय पे इलाज के लिए नहीं लाया गया। मैम वो 2 हफ्ते तक दिल्ली में एडमिट रही है, फुल उसे ट्रीटमेंट दिया गया है। अब मेडिकल ग्राउंड में देखिए दो सिस्टम होते हैं मैम। एक तो ये होता है कि कई बार जिंदगी की जंग जब बुरी तरह से डैमेज किया गया, उससे मारपीट की गई, उसके संग इस तरह की घटना हुई है, चाहे हैदराबाद में वो उस महिला का, उस डॉक्टर का क्या दोष था, जो एक स्कूटी पंचर हो गई थी और वो बेचारी जा रही थी वहां पे, ऐसे अवांछनीय लोग वहां पर बैठे थे, उसके संगे दुखद घटना हुई और उसे पेट्रोल डाल के जला दिया गया। इस तरह की भी घटनाएं हैं। तो मानसिकता बहुत सारी चीजें हैं। तो जब लंबा प्रोसेस होता है कि 7 साल लगते हैं, 8 साल लगते हैं, उस केस में 7 साल लगे थे दामिनी केस में सुनवाई होने में, और अभी हमारी सरकार ने, आपने देखा है कि इनकाउंटर हुए, तुरंत कार्रवाई की सरकार ने और न्याय मिला, और माँ ने बहुत आशीष दी, दुआएं दी कि हमारी बच्ची को इस तरह की, अगर सरकार इतना इम्प्लीमेंट कर रही है और ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं, आप बहुत सी हेल्पलाइन बना दी, महिला हेल्पलाइन बनाए हुए हैं, आप केस रजिस्टर्ड करते हैं, इमीडिएट कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है। मगर यदि परिवार डिमांड करता है या कुछ इस तरह की उम्मीद करता है, जो घट जाता है उसे हम बदल नहीं पाते हैं, मगर हाँ रोकने की भरसक हमारी कोशिश होनी चाहिए। और यहाँ पर डिबेट हम कर रहे हैं, एक दुखद घटना जो हमारे देश में घटित हुई है उसके लिए कैसे हम सुधार करें, कैसे इम्प्लीमेंट करें, किस तरह कानून में परिवर्तन करें, किस तरह हमें सरकार को पॉजिटिव वे में काम करना चाहिए, इन चीजों पे, ना कि आपस में एक दूसरे पर एलिगेशन लगाएं। सरिता जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारी आपस में इस तरह के एलिगेटर की कोई नहीं है। हम बात सरकार की ही कर रहे हैं कि वो जो 25 लाख देने का ऐलान कर रही है, तो वो बल्कि 25 लाख की बात बाद में करे, लेकिन वो क्यों नहीं सरकार के नुमाइंदे, जहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी इस समय हमारे प्रेजेंट है, वो क्यों नहीं पुलिस से सवाल करते कि आपने केस लेट क्यों दाखिल किया, आपने बॉडी को आधी रात में क्यों जलाया। हमारी मकसद इन चीजों को सामने लाना है जनता की। हमारा एक दूसरे बिल्कुल मैम, मैं मेरी पूरी सिंपैथी और पूरी मांग उस परिवार के साथ में है, जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। बिल्कुल मैं ये नहीं कहती, चाहे मैं हूँ उस जगह, अगर मेरे साथ घटना होती है, जैसा कि मैम कह रही हैं कि आपकी बच्ची
होती तो क्या मैं पैसे दे रही हूँ और मैं इस तरह की, तो जो दोषी है उसके लिए मैं बिल्कुल मांग करती हूँ और डिमांड करती हूँ, सरकार चाहे कोई भी हो, असंवैधानिक कृत्य हमारे समाज में घटित नहीं होने चाहिए। और बिल्कुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ में अगर ये हम सरकार ने ये बात रखी है कि हमें सेव करना है तो बेटी को सुरक्षित रखना है। और जैसे एंटी रोमियो एक्ट चलाया था कि कहीं पर कोई असंवैधानिक बच्चे या पेयर्स इस तरह के मूव ऑन ना करें, कहीं पे कोई इस तरह की घटना होती है तो एंटी रोमियो स्क्वाड उन्हें लीड करता है, मगर निरंतर प्रयास कर रही है। थैंक यू। हाँ जी, शैलजा जी क्या कहना चाहेंगी आप? ये क्या 25 लाख और नौकरी ही उसकी कीमत है, उसकी जान की? मैं सरिता मैम की बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। अगर किसी परिवार की लड़की और हमारे देश की लड़की के साथ अगर ऐसा हो रहा है और आप मात्र ये कह दें कि सरकार ने हमारी सरकार ने अगर परिवार को 25 लाख रुपए दे दिए हैं, सरकारी जॉब दे दी है, तो आप इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आप उस बात को कवर कर रही हैं कि हाँ, अगर उस लड़की के साथ ऐसा गलत हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, तो सरकार ने अपना कहीं ना कहीं उस चीज को छुपाने की कोशिश करी है। ये कह के आप एक्सक्यूज मी मैम, अभी मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी इस तरह की कोई घटना दर्शित नहीं हुई। जो कानून का काम है वो कानून ही करेगा, उसमें कानून का मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे मेडिकल रिपोर्ट्स हो, चाहे जो भी हो। जो सरकार का पैनल जो काम कर रहा है उस पे आप बोल सकते हैं। और मैं भी मांग करती हूँ कि जो स्पष्टता है, जो घटना घटित हुई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। मैं बिल्कुल शैलजा जी की बात से एग्री करती हूँ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है क्या नहीं वायरल हो रहा है, मैंने ये बात अपनी पहले भी रखी है कि उससे हम मतलब नहीं रख रहे हैं। यहाँ पर हमारा विषय ये है कि हाथरस में जो भी कांड हुआ है उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर बातचीत करनी है कि हम सोशल मीडिया पे जैसा कि मैंने भी देखा है, कुछ एक वीडियो जो है वो सरकार का पक्ष ले रहे हैं, कुछ एक वीडियो जो है, कुछ एक जो मीडिया लोग हैं वो लोग उस भाईचारे की आवाज उठा रहे हैं, और कुछ पॉलिटिक्स पार्टियां जो अपनी वो रोटियां सेक रहे हैं इस मामले में आगे आगे। यानी कि वो लड़की पर ध्यान नहीं है, सबको अपनी अपनी रोटियों सेकने पे है। हाँ जी, किसी भी कांड आप कुछ भी अगर ऐसा कुछ भी कांड हो रहा है, कोई भी बलात्कार, स्पेशली बलात्कार ऐसे सेंसिटिव केस हो रहे हैं, तो आप उससे ये नहीं बोल सकते हैं कि सरकार ने पैसा दे दिया है और सरकारी जॉब दे दी है। तो ये कहना सही नहीं है इस जगह पे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और इस जगह पे ये बात बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ जी जसविंदर, दूसरा मैम ने ये बोला, जी मैम एक मिनट प्लीज, मैम ने बोला कि कानून के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए हमें, तो कानून ने परिवार के मामले में हस्तक्षेप करके बेटी का दाह संस्कार क्यों करा? सिर्फ इतना बता दीजिए ना उसके परिवार को। आपने रोने भी नहीं दिया। उसकी माँ ये कहती रही कि हमारे यहाँ कुंवारी बच्ची गई है, हम उसे हल्दी तो लगा दें। हम हस्तक्षेप ना करें, आप हस्तक्षेप करेंगे, आप उसके बाप बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, आप उसके पिता माता सब बनेंगे। आखिरी बार वो लड़की विदा हो रही है, उसके माँ बाप उसे देख नहीं पाए, उसे हल्दी नहीं लगा पाए। आप हमें बता रही हैं कि हम कानून में के मामलों में हस्तक्षेप ना करें, तो आप पारिवारिक मामलों में दूसरे के हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? आप उसके मौत के भी सौदागर हो गए। जिंदगी तो आपने उसकी छीन ली, कम से कम उसकी मौत, उसका अंतिम संस्कार तो उसके परिवार को करने देते। उसकी वजह क्या है जो रात के 2:30 बजे करा? चलिए आप सही है, लड़की ने आत्महत्या करी, हम कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं ना उसका रेप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम कह रहे थे आत्महत्या करी उसने, सब कुछ सारी गलती हमारी है। लेकिन आपने रात के 2:30 बजे उसके परिवार को बंधक बना के उसका अंतिम संस्कार कैसे करा? उसकी माँ रोती रही कि मुझे हल्दी लगा लेने दो, कुंवारी बच्ची है। उसके ऊपर आप कुछ बोलेंगी मैम? हम हस्तक्षेप नहीं करने के। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पी जी, मैं खुद इस सवाल, मेरा खुद सबसे यही सवाल है आपसे भी, आप लोग सबसे भी, कि ये ऐसा क्यों? अगर सरकार ने कानून, शैलजा जी कह रही हैं कि सरकार के कानून, और सरिता जी भी कह रहे हैं सरकार के कानून सरकार काम करेगी, अगर सरकार ने ऐसे कानून लागू किए हैं बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपराध को रोकने के लिए, तो क्या पुलिस उन अपराधियों को सजा नहीं देगी उस कानून के तहत?
क्या वो हिंसा की और अपराध की शिकार हुई बच्ची को बिना माँ बाप को दिखाए आधी रात में जला देगी? इस तरह से क्या मुजरिमों को एक बढ़ावा नहीं मिला? अगर कोई भी मसला आप लोग कह रहे हैं, निर्भया कांड, आसिफा कांड, वो बहुत सारे कांड हुए, साथ साथ दामिनी कांड हुआ, 6-7 साल लग गए। 6-7 साल के बीच में लोग वैसे ही ठंडे हो जाते हैं। आज एक माजरा उठा है, कल भूल जाएंगे, उतने में पता नहीं कितने सौ कांड और हो जाएंगे। सो उसी वक्त उन अपराधियों को सजा क्यों नहीं दी जाती? हाँ, उसी वक्त मैं आप लोगों के सामने एक बात और रखना चाह रही हूँ कि अगर ठीक है लड़की पूरे मामले की तहकीकात करने में टाइम लगता है, तो लड़की को जला देने में इतनी जल्दी क्यों? मामले की तफ्तीश हो जाती, सही बात, तफ्तीश की जाती, अगर गुनाहगार का गुनाह साबित होता तो उसको एन वक्त पे उसी टाइम सजा दी जाती। जलाने की इतनी जल्दी, सबूत जलाने की इतनी जल्दी क्यों? सो जसविंदर जी, आपका क्या कहना है इस मामले में कि क्या ये सही है इस तरह से आधी रात को बिना पेरेंट्स को दिखाए एक बॉडी को धर्म के खिलाफ जला के नो इट्स टोटली रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बिकॉज कि एक माँ 9 महीने तक बच्चे को रखती है, फिर उसे जन्म देती है, उसे बड़ा करती है, और बड़ा करने के बाद क्या होता है, कोई भी आता है और उसके बच्चे के साथ कुछ भी करके जो चला जाता है, और बाद में उसको उसकी डेड बॉडी भी नसीब नहीं होती। बिल्कुल। सो इसी तरह से मैंने सरिता जी देखा कि एक वीडियो में आप जैसा आप भी कह रही हैं और मैंने देखा भी कि कुछ एक वीडियो जो सरकार के पक्ष में है वो कह रहे हैं कि लड़की के साथ रेप हुआ ही नहीं, उसके साथ सिर्फ फैमिली की जो रंजिश थी उसकी। एक और बात है मैम, सॉरी टू हाँ जी, हाँ जी, नहीं आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप कोई भी बोल जी सकते हैं। एक और बात है मैम कि जस्ट आप एक 25 लाख के लिए एक बेटे को बर्थ करते हो, राइट? तो गवर्नमेंट और किसी चीज के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को सही करने के लिए क्यों नहीं इतना पैसा खर्च करती जितना वो इस पे पैसा खर्च कर रही है? ये सब पॉलिटिक्स है, सब एक दूसरे का गुनाह छुपाने के लिए, जो इतने पैसा जो है वो उसके लिए दे रही है, मुंह बंद कर दिया जाता है, वो बंद करने के लिए कर दिया जाता है। सो यही पैसा वो कहीं और डेवलपमेंट पर क्यों नहीं लगाती अपनी कंट्री की, अच्छे कामों में क्यों नहीं लगाती? अच्छे काम में क्यों नहीं लगाती है? सो सरिता जी, मैं आपसे ये बात कह रही थी कि मैंने भी कुछ एक वीडियोस देखे हैं, तो यस मैम, आप कह रहे हैं कि उसका रेप नहीं हुआ, वीडियो के मुताबिक भी वो वीडियो कह रहे हैं नहीं मैम, देखिए मैं वहाँ पे उपलब्ध नहीं हूँ और मैं मेडिकल पैनल नहीं हूँ, और मैं वहाँ पे जो भी घटना हुई है, मैं जैसा कि आप लोगों को भी और मुझे भी न्यूज़ पैनल से और सोशल साइट से ही पता चल रहा है कि उसे वहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया है और परिवार से नहीं। सच्चाई क्या है, जब तक हमारे पूरी जो चल रहा है अभी जांच, और रिपोर्टर्स वहां भी नहीं पहुंच पाए हैं, रिपोर्टर्स की अपडेट भी हमें नहीं मिल पाई है। कल जैसे मैंने देखा था कि एक पुलिस अधिकारी वहां पर थे जो कह रहे थे कि मैं यहाँ पर ड्यूटी पर नहीं हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ पर रोकने के आदेश हुए हैं। तो जो कुछ अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो सोशल साइट से या न्यूज चैनल के माध्यम से जो हमें अवगत हुआ है उस पर कर रहे हैं। जब तक हमें प्रॉपर रिपोर्टिंग, प्रॉपर उस पर कार्रवाई, प्रॉपर सिस्टम हमें नहीं पता चल सकता है, हम किसी वक्तव्य पे अपने बयान प्रेषित नहीं कर सकते हैं। और रही बात जैसे जसविंदर जी कह रही हैं कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि अगर कहीं अन्याय और कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए मैं 100% मांग करती हूँ टिल डेथ की। जो 4 दोषी अरेस्ट हुए हैं उनको इमीडिएट उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए है, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए कसूर साबित होते ही। और मेरा बिल्कुल ये प्रयास रहेगा कि अगर उन बेटों में, अगर हमारे घर का कोई बालक हो सकता है और अगर वो बेकसूर है तो उसको भी अपने पक्ष रखने का अधिकार है। तो दोनों पक्ष को हमें देखते हुए, दोनों पक्ष की बातें रखते हुए कोर्ट में जो भी डिसीजन होता है और उसमें चाहे सीबीआई जांच हो चाहे पुलिस के माध्यम से हो, जो भी तथ्य, जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल ये मैं कहती हूँ। और जो बार बार बात उठ रही है कि सरकार
क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करती, क्यों नहीं निर्माण कार्य करती है। तो बीजेपी सरकार में चाहे देश में डंका बजा हो, चाहे मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिला हो, 370 हटी हो और पहाड़ी पंडितों को न्याय मिला हो, अभी कोविड में घर घर चाहे उनको राशन बांटने का हो, चाहे कोरोना में काढ़ा बांटने का हो, सैनिटाइज करने का हो, जितना भी सिस्टम बीजेपी ने किया है, शायद इतने तत्परता से, इतने निडरता से, इतना इम्प्लीमेंट, एक वैश्विक महामारी जहां अमेरिका जैसे देश फ्लॉप हो गए हैं, हमारे इंडिया ने एक नई पहल, नया मुकाम, नया मार्गदर्शन और लोग दूसरे देशों के लिए भी एक अच्छी छवि छोड़ी है। तो अगर आप देखिए, गंदी मानसिकता के लोग हर जगह होते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी हो सकते हैं। आज अगर महिलाएं जाती हैं जब देश में, ये कोई पहला कांड नहीं है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इससे पहले भी एक नन केस हुआ था जिसमें 4 लोग गए थे और एक 60 साल की महिला का रेप किया था, है। तब बीजेपी सरकार नहीं थी, तब सवाल नहीं उठे थे, तब इस तरह की मुआवजे की बात तब भी हुई थी और सरकार ने मुआवजा दिया था, तब कोई बात नहीं होती है। मगर रनिंग में जो गवर्नमेंट होती है उसको हमेशा घेरा जाता है। शायद मुझसे इस तरह के सवाल इसलिए किए जा रहे हैं, कहीं लोगों को उम्मीद है कि बीजेपी प्रतिनिधि हैं, मेरा काम है जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की आवास बनाने की हो, घर घर राशन पहुंचाने की हो, आप मुद्दे से भटका रही हैं इस समय। वो सारी योजना हमारा मुद्दा तो की योजनाओं की चर्चा करना नहीं है। बिल्कुल 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 हमारा मुद्दा उस लड़की के साथ जो इतना बड़ा अन्याय हुआ है उसका है। जो इस लड़की, हमारा मुद्दा ये है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए और क्या किया जा सकता है। जहाँ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जैसा अभियान है, वहाँ लड़का पढ़ाओ और लड़का समझाओ जैसा अभियान होना चाहिए। लड़के को बताना चाहिए कि ये लड़की आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है। ये बात है लड़के को समझानी भी चाहिए। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं हमारे गिरते हुए संस्कारों की कमी है। और अगर बच्चे कोई इस तरह के कृत्य में इन्वॉल्व हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक जेल में विजिट करने गई थी, और जेल में, कारागार में जब विजिट करने गई तो मुझे बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस हुए हैं वहां पर जाके, कि जब मैंने एंट्री की वहां 200 कैदी थे सामने, और 200 कैदी में जो बच्चे थे वो 15 साल 12 साल की एज से लेके 20-22 साल की एज के ग्रुप था, जो मेरे लिए खुद भी असहनीय हो गया कि जो टाइम बच्चों को पढ़ने का है, अपने देश के नागरिक बनने का है, आगे बढ़ने का है, वो यहाँ पर किसी इस तरह की घटनाओं में लिप्त होकर और यहाँ पर सजा याफ्ता हैं और इन्हें सजा काट रहे हैं। तो कहीं जो हमारी नागरिक पथ भ्रष्ट हो रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और आप लोग सब जानते हैं कि सोशल साइट पे कुछ पॉजिटिव चीजें भी होती हैं तो कुछ निगेटिव चीजें भी होती हैं, बच्चे किस तरह कहाँ से कहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं। और बाकी आप लोग जो विचार रखेंगे मैं बराबर आपके प्रश्नों का। देखिए सरिता जी, हमें आपसे वो नहीं है, हमें तो सरकार से सवाल है, बीजेपी सरकार है या कोई भी सरकार इस समय जो है जी 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 क्या कर रही है। आए जी दिन जी देश में बंद हो रहे हैं, हड़तालें हो रही है, सरकार अपने आप ही बिल पास किए जा रही है बिना किसी की राय लिए। बिल्कुल हर बंदा इस सरकार के दौर में दुखी। ऐसी घटनाएं जहां पे एक तरफ सरकार में किसानों ने आंदोलन, ये सिर्फ मुद्दा पंजाब से उठ रहा है, मुद्दा पंजाब के किसानों का ही नहीं है, हरियाणा का, यूपी का, सब जगह पे फार्मिंग है, सब जगह पे किसान है, और उन लोगों का शोर है, वो बेचारे अपनी मांगे लेके रो रहे हैं। ऐसे में ऐसी दर्दनाक घटनाएं भी हो रही हैं। सरकार का कहने का मतलब है कि इस समय सरकार का इन छोटी छोटी बड़ी बड़ी घटनाओं पे कोई ध्यान ही नहीं है, वो सिर्फ अपने ही बिल्कुल लगे हुए हैं। इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, 14-14 15-15 दिन के बाद उसके जो केस है वो पुलिस में FRI होती है, इतना टाइम लग के होती है, बॉडीज को जला दिया जाता है, सबूत मिटा दिए जाते हैं, किसी की परवाह नहीं है। ये सरकार की अनदेखी ही है। अगर शैलजा जी के मुताबिक कि कानून बने हैं, आप भी कहते हैं सरकार अपना काम कर रही है, क्या काम कर रही है? कानून बनाए हैं तो वो सख्ती से लागू क्यों नहीं है? अगर लागू है तो पुलिस जो सरकारी नुमाइंदे हैं वो इन कानूनों का पालन क्यों नहीं कर रहे? हमारा सवाल बिल्कुल जी प्रीतना कानून बना के
उनको लागू क्यों नहीं कर दी सख्ती से? अगर लागू किया है तो उनके नुमाइंदे उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे? क्यों वो एक बच्ची को जला के सबूत मिटा रहे हैं? क्यों वो अपराधियों को उसी समय एनकाउंटर नहीं करते? सरिता जी की बात मैं इस बात से सहमत हूँ कि दोनों पक्ष को देखी, दोनों पक्ष को देखते हैं हम लोग। चलो, लड़की के साथ रेप नहीं हुआ, हम इस बात को मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए हम इस बात को मान लेते हैं कि बच्ची के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन बच्ची का गला दबाया गया, बच्ची की जीभ मारपीट हुई उसके साथ। आप कुछ कहते हैं काटी है, कुछ कहते हैं नहीं काटी। मान लीजिए काटी भी नहीं है, जीभ भी नहीं काटी है और रेप भी नहीं हुआ है, लेकिन बच्ची का गला दबा के उसको मारा गया, गर्दन की हड्डी तोड़ी गई है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, हड्डी तोड़ी गई है। एक बच्ची के साथ अगर माँ बाप के साथ रंजिश थी, जैसा कि शिल्पी जी ने भी कहा, माँ बाप के साथ रंजिश थी तो बेटी का क्या कसूर था? और इतनी कम एज वाले बच्चों की माँ बाप के साथ क्या रंजिश हो सकती है? जाहिर है कि उसके पुरखों की रंजिश होगी। तो उनके आगे बच्चों ने जाके, वो लड़के भी मैंने देखे कि बहुत बड़ी एज के नहीं है जैसा कि मैंने देखा, तो वो जाके उस लड़की के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, उसे घसीटते हुए खेतों में ले जाके उसकी, मान लीजिए एक सेकंड के लिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि रेप तो हुआ ही नहीं और जीभ भी नहीं काटी गई है, लेकिन क्या इतना काफी नहीं है कि उस लड़की को दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया? वो मरी नहीं है, कत्ल है, ये सरासर एक कत्ल है, क्योंकि उसके गला दबाना, हड्डी तोड़ना गले की, ये कत्ल ही है। ये बात अलग है कि वो उस समय उसकी डेथ नहीं हुई, लेकिन 14 दिन वो भी सरकार की अनगहली है, क्योंकि ना तो उसे टाइम पे उसके भाई के कहने के मुताबिक कि उसे हॉस्पिटल जब लाया गया तो उसे बाहर डाल दिया गया, उसको समय पे पूरा जो है ट्रीटमेंट भी नहीं मिला, और उसके बाद डेथ हो गई और उसको जाके खेतों में धर्म के खिलाफ जाके, माँ बाप को कोई उसकी शक्ल नहीं दिखाई जिन्होंने पाला पोसा, और माँ का रो रो के बुरा हाल है। और कानून जो सरकार ने बनाए, आपकी सरकार ने, वो उसके नुमाइंदे जो है उस कानून को फॉलो करने की बजाय सबूतों को मिटाने पे लगे। हमारा सवाल ये है सरकार से, आपसे नहीं, आपकी सरकार से सवाल है कि वो क्या कर रही है। आप कह रहे क्या कर रहे, आप कह रहे सरकार अपना काम कर रही है, तो क्या काम कर रही है? देश में अशांति का माहौल। और दूसरी बात, जैसा कि सरिता जी ने अभी कहा कि कोरोना के टाइम में भी हमारे देश ने एक अच्छी छवि छोड़ी है। हम विदेशों में बैठे हैं लेकिन फिर भी पल पल की खबर रख रहे हैं आपके देश में, हम यानी कि हमारे ही देश में, इंडिया में क्या छवि छोड़ी है। कोरोना के नाम पे किडनियां निकाल निकाल के बेची जा रही हैं। डॉक्टर क्या उस कानून को फॉलो कर रहे हैं जो सरकार ने बनाए हैं? क्यों डॉक्टर आपके हरियाणा में से, पंजाब में से, कई स्टेट में से ऐसे डॉक्टर पकड़े गए हैं सबूतों के साथ, जिन्होंने कोरोना के नाम पे पेशेंट की किडनियां निकाल निकाल के 25-25 लाख में मिली, और कुछ लोगों ने कहा कि सरकार की तरफ से एक पेशेंट के 22-22 लाख मिल रहे हैं। इस मामले में मैं कह सकती हूँ सरिता जी की बात कि सोशल मीडिया कुछ झूठ भी दिखाता है, कुछ सच भी दिखाता है, लेकिन वो सबूतों के साथ जो डॉक्टर पकड़े गए हैं वो भी सबके सामने है, इसको भी हम आंखों से हाइड नहीं कर सकते। क्या उनको सरकार का डर नहीं है कि सरकार ने उनको कोई सख्ती से पनिशमेंट किया ताकि बाकी के डॉक्टर को इसका सबक मिले? एक्सक्यूज मी मैम, मैं बोल सकती हूँ कि जहाँ पर भी इस तरह के, देखिए, परसेंटेज ऑफ 100 में से 2 और 3% लोग कई बार व्यापार करते हैं। आप देखिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो टेस्ट के नाम से बहुत सारे सेंटर्स पे रेफर कर देते हैं और आपके पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद भी वो कहते हैं कि मैं अपने हॉस्पिटल के टेस्ट कराऊंगा। बेसिकली देखा जाए तो वो प्राइवेट सेक्टर्स में होता है। जहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं उन पर तुरंत कार्रवाई हुई है, उन्हें अरेस्ट किया गया है, वो आज जेल की सलाखों में है। तो अगर कहीं पर इस तरह की, देखिए, संज्ञान में आता है तो उस पर 100% इम्प्लीमेंट हुआ है, चाहे वो कोई भी अधिकारी रहा हो, चाहे कोई भी एक साधारण व्यक्ति रहा हो। और आपने पीछे देखा है कि जो बच्ची की संग घटना हुई थी, इमीडिएट उनको इनकाउंटर किया गया है और तुरंत न्याय दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं की गई है,
किसी भी एक केस में, और जब तक इस केस की तह तक नहीं जाया जाता, पूरी पृष्ठभूमि हमारे सामने नहीं आती है, तब तक मैं कोई बात इस प्लेटफॉर्म से नहीं कह सकती हूँ कि अभी मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें SIT जांच कर रही है, जांच के बाद जो भी निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं उस पे 100% कार्रवाई होनी है, ये मैं वादा करती हूँ। और इस पे मुझे विश्वास भी है कि सरकार हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ में खड़ी रहती है। सब आपकी बात से सहमत है कि दोनों पक्ष की कार्रवाई में, जैसा मैंने पहले भी कहा कि दोनों पक्ष की जो जांच पड़ताल है इस मामले की तह तक होनी चाहिए, लेकिन सबूत को क्यों जला दिया गया? सवाल ये है कि सबूत को क्यों जला दिया गया? डेड बॉडी, जैसा शिल्पी जी कह रहे हैं, कौन सा वो जल रही थी, कौन सा उसमें कोई भाड़ आ रही थी? हम किसी भी, आजकल तो बहुत सी ऐसे तरीके हैं जिससे डेड बॉडी को लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो पूरे मामले की तहकीकात होने के पहले ही सबूत मिटा दिया जाता है रात के अंधेरे में। क्या कहना चाहेंगे शिल्पी जी आप? शिल्पी, आप इसके बारे में अपनी मैम मैं तो यही कहना जी, संरक्षण तो दे रही हैं, ये तो वही है कि चोर को चौकीदारी पे बैठा दिया हमने, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं और अभी भुगतेंगे। और उत्तर प्रदेश में, शायद उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में ही जनता त्रस्त है और उसका जवाब ही नहीं दिया जाएगा। इसीलिए एक बार जाने के बाद ये दोबारा आते नहीं वापस, उसके बाद ये अपनी अच्छाइयां पेश करते हैं। ये कह रही हैं कि विपक्ष करता है, हर किसी के टाइम में होता है, हम मानते हैं हर किसी के टाइम में होता है, लेकिन उस समय आप एक बात बताइए कि अभी इन्होंने कहा कि हमने कोरोना काल में सबको सुविधाएं दी। उत्तर प्रदेश में मैं बैठी हूँ, उत्तर प्रदेश में आइए बात कीजिए, मेरठ की बात कीजिए, मैंने 200 से ज्यादा राशन कार्ड बनवाए थे। उस समय इन्होंने 100 रुपया लेके राशन कार्ड बनवाए, गरीबों ने राशन कार्ड ऑनलाइन करे। उसके बाद इन्होंने कह दिया कि आप ऑनलाइन राशन कार्ड कराइए, हम आपको राशन देंगे। सिर्फ उसके बाद इन्होंने कहा जितने लोग पुराने राशन कार्ड जिनके बने हुए हैं उनको हम राशन देंगे। मैंने यहाँ DSO से बात करी, सारे अधिकारियों से बात करी, उन्होंने कहा जी पीछे से आदेश नहीं है। जब आदेश नहीं तो आपने गरीब आदमी का 100 रुपया क्यों खर्च कर आदेश से घर से भर की रोटी चलती? आप क्या बात कर रहे हैं कि आपने राशन बांटा? कौन कह रहा है आपने राशन बांटा? आपने जितने लोग थे उनको ही राशन बांटा। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सिर्फ उनके करोड़ को लीपने आई हैं, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं पता है। और ये कहती है विपक्ष में हर समय बलात्कार हुए हैं, बार बार बलात्कार हुए हैं। पता नहीं कहाँ की आप बात कर रही हैं, कुछ मुद्दों पे बात कर रही पता नहीं कहाँ की आप बात कर रही हैं। पूरे बिजनौर में मैं पूरे बिजनौर की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं आपको एविडेंस भेजती हूँ ना, मीडिया प्रवासी आए हैं, उनको रातों रात बस के माध्यम से उनको घर पहुँचाया गया है, उनको राशन कार्ड प्रोवाइड किए गए हैं और कनेक्ट किया है हमने सारे भी जितने यहाँ पे कार्ड प्रोवाइड करा दीजिए आप। आइए मैं कम्युनिटी किचन बनाई गई है, उनको रास्ते रास्ते पे काउंटर लगाए गए हैं, रास्ते में नहीं बनाई है, सब NGO वालों ने खिलाया खाना। मैम सरकारी कम्युनिटी किचन बनाई गई हैं, आप अपनी जानकारी को थोड़ा बढ़ा लें। कोई बात नहीं, उससे ज्यादा फंड भी आपने लिया है, उससे ज्यादा आपने फंड भी ले लिया, फंड पहुंचाया आपको, आपने अपनी जेब से नहीं खिलाया। इस सरकारी कम्युनिटी किचन सिर्फ 1 महीना चली है मैडम। इस बात की आप नजीबाबाद की प्रतिनिधि हैं और एक सॉरी मेरठ से हैं, आप जहां से भी हैं, आप थोड़ी सी अगर आप एक्टिव कार्यकर्ता हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप सरकार से जो सुविधाएं मजदूरों को, प्रवासी लोगों को राशन कार्ड देने के लिए, अगर आप कहीं 100 रुपए दे के राशन कार्ड बनवा रही हैं तो फिर आप कार्य किस तरह कर रही हैं? आप किस तरह अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर रही हैं? आप अगर आप ऑनलाइन कर रही हैं और राशन कार्ड नहीं, जो जनसेवा केंद्र बनाए वो आप काम नहीं कर रही हैं, इसका मतलब अगर आप फ्री में हजारों लोगों को हैं यहाँ पे सारे और आंकड़ों के साथ में है और आरोप लगाना बहुत आसान होता है। मैं भी कह दूं आरोप लगा रही है, आप आइए ना। इस तरह की नहीं मैम, आप जो कह रही हैं देखिए, जब आप कहती हैं नौकरी के नाम पे पैसा लिया जाता है, जब आपके बच्चे की नौकरी की नाम होती है तो आप खाली
कपड़े में सजा के पैसा ले जाती है कि कोई ऐसा मिल ये जाए आप कह रही 10,000 ले ले और मेरे बच्चे को नौकरी दे दे। सरकार में नौकरी के नाम पे पैसा लिया जा रहा मैं है, अभी या आपके शब्द है, हमारे शब्द नहीं है, नौकरी के नाम पे पैसा लिया जाता है। ये कहना मुद्दा चाहती सिर्फ हूँ बच्ची कि का चल आप रहा था, खुद आप अपने इस समय कोरोना का पथ प्रचार करने भ्रष्ट बैठी हो है रही यहाँ हैं। पे। हम यहाँ पर किसी और टॉपिक आप पे बात पथ करने भ्रष्ट कर नहीं रहे बैठे हैं। आप किसी मैं और तो टॉपिक आपसे पे यही कहना बात चाह रही नहीं हूँ, करने बैठे हैं। हम कानून सिर्फ और बालिकाओं बच्ची, की हम सिर्फ सुरक्षा बच्ची के ऊपर बात के करने लिए बात बैठे थे। करने बैठे हैं। भाजपा का आप प्रचार प्रसार अनगढ़ बातें आपने शुरू करके करा है। अपने टॉपिक को आप कहीं मोड़ रही हैं। शुरुआत किसने करी? मुद्दे से आप भटकी है मैडम, शुरुआत आपने करी। भाजपा का प्रचार प्रसार, कोरोना कहाँ से आ गया? कोरोना कौन लाया इस डिबेट में मैडम? एक मिनट शिल्पी सरिता मैडम, कोरोना आप लाई हैं। जी बिल्कुल लेके आए हैं, बिल्कुल लेके आए हैं, इसमें कोई क्यों लाई दो हैं राय आप? नहीं है। बच्चे की बात चल रही है, हाँ बिल्कुल लेके आए हैं, बिल्कुल मैं इस बात को तो कह जब रही आप हूँ। लाएंगी तो मगर सुनेंगी। हाँ नहीं मैं जब क्यों बच्ची के सुनूंगी? ऊपर डिबेट हो और रही है हम तो कोरोना कहाँ से आ गई? क्यों नहीं सुनेंगी आप? आप सिर्फ यहाँ कहने आई हैं। हम बच्ची के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, आप कोरोना का अपना प्रचार कर रही है। भाजपा का आप नहीं प्रचार करिए, नहीं, हमारी भाजपा ने क्या करा? भाजपा का प्रचार करना और प्रचार प्रसार की जिलाध्यक्ष के नाते मेरा कर्तव्य बनता तो है कोई बात योजनाओं नहीं, के आप बारे में बात प्रचार करना। नहीं करना। मैं बात कर रही हूँ, तो मगर मैडम, यहाँ बात कर रहे हैं हम आप इनको बच्चियों की, और बुलाइए। यहाँ बात कर रहे हैं हम भाजपा का बच्चियों प्रचार की। सुनने नहीं आए हैं यहाँ। अगर हमें पहले पता होता कि आप भाजपा का प्रचार करने आई तो हम नहीं आते मैडम इसमें। शिल्पी जी हेलो अच्छा हाँ हेलो जी शिल्पी, एक मिनट। हाँ जी सरिता जी हेलो थोड़ा सा आप आराम से, क्योंकि ठीक है आप दोनों अपनी भी जगह पे सही हैं, लेकिन हम लोग कोरोना की बात नहीं करें, ना ही इसमें हम सरकार का प्रचार करना चाहते हैं। मुद्दा है सिर्फ हम बच्ची, यहाँ बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं सभी। हुई है तो मैं सरिता जी, मैं पंजाब से यहाँ जसविंदर भी बैठी है, लेकिन एक बात मैं इसमें छोटी सी क्लियर करना चाहती हूँ। मेरा टॉपिक वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ कि सरकार, जैसा आप कह रहे हो कि सरकार ने बहुत सहूलत दी। पंजाब में से भी एक न्यूज आई थी कि 500 रुपया हर एक को दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के लिए 500 रुपये में आता कुछ नहीं है, लेकिन 500 रुपये का आया कि आप अकाउंट खुलवाएं, आपको 500 रुपया, 500 रुपये में 2 दिन का खाना नहीं चलता। लेकिन वो 500 रुपया भी कोरोना के टाइम में बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लगा के भी लोगों को नहीं मिला, कोरोना ही फैला, क्योंकि लंबी लाइनें नहीं मिला, बढ़ गया। लेकिन 500 वो जो आपके जो कर्मी थे सरकार के आगे, न्याय कर्मी बैठे हुए हैं, उनके नियुक्त बैठे हुए हैं, तुम्हें क्या आता है? हाँ तो ये बात शिल्पी जी से मैं सहमत हूँ। आपकी सरकार ने जो भी भेजा, बिल्कुल, चाहे आटा दाल भेजा, राशन भेजा, जहाँ मेडिकल कोई सुविधा भेजी, जहाँ फाइनेंशियल कह लो कि 500, 10,000, जहाँ 5 रुपए भी भेजे, वो आम जनता तक नहीं पहुंचे हैं। वो कहाँ गया? सरकार का ये फर्ज बनता था, क्योंकि सरकार हर तरह का अगर वीडियो और सोशल वीडियो सब कुछ वो देख रहे हैं, तो उनको ये नजर आ रहा है कि हमारा जनता आवाज उठा रही है, हमारे तक कुछ नहीं पहुंचा, तो हम इसकी तहकीकात करें। सो इस मामले में मैं शिल्पी जी से सहमत हूँ कि आपसे सहमत हूँ कि सरकार ने भेजा, ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, सरकार ने दिया। प्रीतपाल मैम, एक बात कहूंगी कि ये एक पहली ऐसी सरकार है जो पहले पैसा आता था सरकारी नुमाइंदों के माध्यम से आता था, और उसमें लोग बीच में बिचौलिया जो दलाल होते थे वो बीच में 2,000, 4,000, 5,000 लेकर अपना सिस्टम करते थे। मगर अभी बीजेपी सरकार ने जितनी भी 100% योजनाएं ऑनलाइन कर दी है, जिसके नाम से जो खाता है उसके नाम पे उसके ही खाते में योजनाओं का लाभ जाता है, आप देख लीजिए। और अगर फिर भी कोई उस खाते से निकाल कर देता है तो ये उसकी मानसिकता है कि वो क्यों दे रहा है, क्यों उसके दबिश में आ रहा है। ये देश ऐसा देश मैम, खाते में तो आए 500 में से वो किसको क्या क्या देगा? 500 रुपए की बात करें, चले उस बात को छोड़े, खाते में तो आए ही 500 आए होंगे, तो 500 में से वो किस किस को बांटेगा? उसके खाते में तो आए नहीं, वो 500 तो उसे नहीं मिले। एक्चुअली में मैम उसमें क्या हुआ, जो बात कह रही है, जैसे जनधन खाते खुले थे मैम, तो उनका अपडेशन बहुत जरूरी था। बहुत लोग कहते हैं जो हमारे खाते में पैसे नहीं आए, जैसे ही उन्हें पता चला, पहले तो अपडेशन करवाने के लिए लाइनें लगानी पड़ी, जरूरत नहीं है। और जब वहाँ पे लंबी लंबी लाइन लगी, जिनके खाते अपडेट नहीं थे उनके खातों में तो घर पे पहुंचाते तब भी पता चलता है कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है पब्लिक के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यस जसविंदर जी, अगर वो घर पे पहुंचाते
विदेशों घर पे में पहुंचाते देखिए, तब भी हम कहते हैं कि अगर भाई वो आप कर रहे हैं। जसविंदर न्यूयॉर्क की देखें तो जहाँ पे जितने भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट हुए हैं, जिनके ऊपर असर पड़ा है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट उनको मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट दिया, उसके लिए बैंकों में लाइनें नहीं लगी, सीधा बिल्कुल बिल्कुल। सीधा डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में गए हैं। ये होता है तरीका। तो बाकी हमारा वो मुद्दा आज वो मुद्दा नहीं है। अगर हम बीजेपी की इस तरह की जो पॉलिसियां हैं उन चीजों को जिक्र करने के लिए बैठेंगे तो हमारा एक साल भी बिल्कुल कम बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल आज बिल्कुल ये बिल्कुल मैम, मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा जो है बच्ची का, सरिता मैम ने शुरू कर दिया, मुद्दा ये नहीं था। कि वो कानून जी बना के कानून को लागू क्यों नहीं कर रही, और लागू कर रही है तो उसके नुमाइंदे उसका पालन क्यों नहीं कर रहे, और उस बच्ची के लिए क्या होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपसे आपके पास आना चाहूंगी, आपकी क्या मांग है। सबूत जला दिया गया, लड़के अरेस्ट किए गए हैं, आपकी क्या मांग है आगे चल के, इसका क्या अंजाम होना चाहिए। हम अपने मुद्दे पे आते हैं। हाँ जी शारदा जी। की आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, दोबारा से अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। शारदा जी, मेरी आपसे ये सवाल है कि जैसा कि सबूत भी जला दिया गया, बच्ची को जला दिया गया, सरकार 25 लाख दे रही है और अपराधी जेल में है, तो आपकी आपके हिसाब से उसकी इसका क्या अंजाम होना चाहिए, इसका एंड इस कांड का क्या होना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाली नस्लों को सबक जो है सबक मिल जाए। जैसे हाथरस वाला कांड हुआ है, ऐसे बहुत से कांड हो चुके हैं। हम कैंडल मार्च निकालते हैं, हम धरना प्रदर्शन करते हैं और हम इंसाफ की मांग करते हैं, और हर बार हम यही करते हैं, और इस बार भी हम यही कर रहे हैं, और इस बार भी हम यही बोलेंगे कि हम इंसाफ चाहते हैं। वी वांट जस्टिस फॉर किस तरह का हाथरस। इंसाफ की उम्मीद करते हैं आप? क्या आप हम चाहते हमेशा ही हैं कि राशि को पिछले भी बढ़ा दिया जाए, जहां आप चाहती हैं कि पनिशमेंट दी जाए, किस तरह का इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं आप? अगर हम पनिशमेंट के बारे में अगर विस्तार से बात करें तो एक दिल्ली में जो कांड हुआ था, दामिनी हत्याकांड, तो उसके बाद भी जो वो हत्याकांड के बाद भी जो अपराधी थे उनको सजा जाके अब मिली है। तो अगर हम इस कांड में भी यही बोले कि जो अपराधी हैं उनको सजा मिल जाए सही समय पे, तो अगर सजा उनको सही समय पर मिलती है तब तो हम पनिशमेंट की मांग करें तो वाजिब है। अगर वो पनिशमेंट 6, 7, 10, 15 साल बाद मिलती है तो बेचारे माँ बाप ही टहल टहल के मतलब इंसाफ पाने के लिए वो बेचारे ऐसे ही टूट जाते हैं। पहले तो वो अपने बच्ची को खोते हैं, उसके बाद उस बच्ची के इंसाफ के लिए वो 6, 7, 7 साल ऐसे ही वो बेचारे घूमते रहते हैं इंसाफ के लिए। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए और जल्द से जल्द इंसाफ देना चाहिए, और इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ कैसे होगा वो तो मुझे नहीं पता है। वो ऐसे हमारा जो सिस्टम है, वो हमारा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप ही काम करता है, तो वो चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं तो सही है, लेकिन जल्दी इंसाफ मिले, मेरा यही मानना है। बाकी तो मैं ये भी अपनी तरफ से संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि आपको कुछ अपनी भी ड्यूटीज देखनी होंगी कि आपको, अगर आप किसी समाज में रह रहे हो, वो भी ऐसे समाज में जहाँ पर ऐसे बलात्कारी भी रह रहे हैं, तो आपको खुद भी आपको सशक्त होना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैंने नारा बताया था, तो सरिता जी ने भी, मैम ने ये भी बोला है कि वो नारा पीसीपीएनडीटी के लिए था। वो पीसीपीएनडीटी 1996 में, उसके बाद 2000 या 2002 में वो आया था दोबारा। तो अब ये जो हमारा आज का ये मुद्दा भी यही है कि जो ये बलात्कार बढ़ते ही जा रहे हैं दिनों दिन, ये मामला हमारा, हम इस मामले पे बात कर रहे हैं। तो आज भी अगर हम जाते हैं गांव में या शहर के जो भी प्राइमरी स्कूल होते हैं, तो वहां पर भी ये नारा लिखा रहता है। तो आपको क्या लगता है कि अब ये नारा बदलने का समय आ गया है? हमें अब उससे टर्मिनेट होना चाहिए इस जो बलात्कार केस बढ़ते जा रहे हैं, या अभी हमें उस पे ही, कन्या भ्रूण हत्या पे ही हम समझ रहे हैं कि वो जो नारा है वो इस पर्पस के साथ बनाया गया था, लेकिन अब समय क्या है कि बलात्कार दिन और दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उस पे हमें नारे, और आपने जो योजनाएं बताई हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं आपने बताई हैं, 370, ऐसा आपने कुछ कानून भी बताए हैं जो सरकार ने जो काम किए,
लेकिन आपने एक भी कोई कानून या कोई पॉलिसी जो बलात्कार से जुड़ी हुई हो वो आपने एक भी मेंशन नहीं करी मैम, जबकि ये टॉपिक ही हमारा यहाँ पर बलात्कार से जुड़ा हुआ था। लेकिन आपने मुस्लिम महिला, कोरोना, पीसीटी, एनडीटी 370 सबके बारे में आपने मेंशन किया। तो मेरा ये मानना है कि आप टॉपिक से भटकिए मत, टॉपिक पे डिटेलिंग में बात करिए। यहाँ पे किसी का प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी के खिलाफ ना ही किसी के साथ। आप अपने विचार रखिए और राजनीति से दूर होके, क्योंकि ये किसी परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव केस है। जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि आपने अपने लिए बोला था, कि आपने अपनी लड़की के लिए बोला था, तो वो चीज आपकी यहाँ पर ना वो ऐसा लग रहा है कि आपने मतलब एक बनावटी बोला। क्योंकि अगर आप उस चीज को फील करती तो बेशक आपके विचार आपके दिल से निकलते, ना कि आपके किसी प्रचार प्रसार और योजनाओं के बारे में आप यहाँ पर बयान करती है, ना कि आप कोरोना के बारे में बताती कि काढ़ा पिलाया गया है। मेरा तो बस यही मानना है। और मैंने उस लड़की को उसके दर्द को मैंने फील किया और इस फीलिंग के साथ मैंने यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। बाकी मैं किसी एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, बस मुझे ये समझ में आया कि मैम ने पहले ये चीज बोली थी और उसके बाद उनके बयान आउट ऑफ ट्रैक हो रहे थे, तो जो मुझे नहीं अच्छी लगी। मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, मैं केवल और केवल अपने विचार रख रही हूँ। अगर आप एलिगेशन किसी पे नहीं है, हमारे सवाल सरकार से है। अगर आपके पास इससे जुड़े कोई भी कानून है तो आप स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम चिन्ह लगाती हूँ। अब आप में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी जसविंदर जी, अगर मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप एक बेटी हैं और बेटी की एक माँ भी हैं, तो आपके हिसाब से किस तरह का इंसाफ होना चाहिए? तो इंसाफ की मांग हर कोई शोर कर रहा है, इंसाफ इंसाफ, किस तरह का इंसाफ? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे डीमोनेटाइज हो गया, डीमोनेटाइजेशन कर दिया, रातों रात डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी लगा दिया, वैसे ऐसा ही कानून लगना चाहिए कि रेपिस्ट के खुद कान खड़े हो जाएं कि हमने ये कांड करेंगे तो इसका ये हमें परिणाम मिलेगा। तो ऐसा कानून बनना चाहिए कि वो ये कांड करने से पहले ही सोचे कि हमें ये करना है कि नहीं करना। मिसाल बननी चाहिए, ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए। और जो ये रातों रात कर दिया इन्होंने, संस्कार कर दिया, पुलिस भी इसी के घेरे में आनी चाहिए, सभी की इंक्वायरी होनी चाहिए। अब सुशांत मर्डर केस हुआ, सीबीआई तक जांच गई, तो इसकी भी ऊपर तक जांच जानी चाहिए। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, सॉरी टू डिस्टर्बिंग यू, नहीं कि जिस तरह से फिजिकल एजुकेशन है, मॉरल टीचिंग है, ईवीएस है बच्चों में, तो वो उनके स्कूल में जो उनका एजुकेशन है उसमें ये एक सब्जेक्ट बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि स्कूल में सेल्फ डिफेंस भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जहाँ पर लड़के और लड़कियों दोनों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए। और वो कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी, हर लेवल पे होनी चाहिए। चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो एक गांव की लड़की थी और गांव में इतना ज्यादा इन चीजों का नहीं है। सेल्फ डिफेंस कोर्स जो है वो शहरों तक की लिमिट है, खासतौर पे यूपी जैसा एरिया जिसमें एजुकेशन के लिए ये एरिया जो है, जैसे बिहार ही लगा लीजिए, एजुकेशन के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए ये लोग ज्यादा अभी इतने ज्यादा नहीं ऐसे एक्टिव हुए कि उनको समझ आई कि हाँ एजुकेशन होनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। तो उसके मुद्दे पर आप जितने भी समाज सेवी उस एरिया के अंदर रहते हो जहाँ पे एजुकेशन डेवलप नहीं है लड़कियों के लिए, तो आप मेरी सलाह से आप सबको लोगों को यही मुद्दे उठाने चाहिए कि उन एरियाज में, गांव में जाकर ऐसे सेल्फ डिफेंस कोर्स वाले स्कूल खोलने चाहिए, जो बच्चों को, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनना, आत्म सुरक्षा करना सिखाएं। और इस तरीके से बिल्कुल ये 500 की ये स्कीम जो निकालते हैं कि अकाउंट में डालने 500 1.5 किलो दाल वगैरह दे दी, इससे अच्छा कि वो इन चीजों को कम करने के लिए योजनाएं बनाए। मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ। मैं एक चीज, जैसे आपने बोला कि ग्रामीण इलाकों में महिलाएं इतनी मतलब एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं होता है, तो वो सेल्फ डिफेंस पे भी इतना फोकस नहीं कर पाएंगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो ग्रामीण इलाके की जो महिलाएं होती है ना, एक्चुअली में वो फिजिकल लेवल पे बहुत ज्यादा डिटरमाइन होती है, बहुत ज्यादा एम्पावर्ड भी होती हैं, क्योंकि उनका जो वो हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करती हैं। तो मैं तो उनको सबसे ज्यादा हार्ड वर्कर मानती हूँ।
क्योंकि उनका शेड्यूल भी ऐसा होता है। प्लस अगर आपने बोला सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए, तो जो हमारा एनजीओ है अक्षय फाउंडेशन, हमारा अक्षय फाउंडेशन यही काम करता है कि हम गांव की लड़कियां और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं उनको, ताकि वो एम्पावर हो सके। ये मैं इसी उद्देश्य को, इसी मकसद के साथ अपना काम कर रही हूँ, और मैं ग्रामीण इलाकों की लड़कियों पे इस तरह की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करवाती हूँ, ताकि वो एम्पावर्ड हो सके। हाँ जी शिल्पी जी, आपसे एडवाइस पूछती हूँ मैं कि इन सबसे मैंने पूछा अपनी ओपिनियन, आप अपनी ओपिनियन से बताएं कि जो लगातार इंसाफ के लिए कैंडल मार्च हो रहे हैं, शोर मच रहे हैं, धरने हो रहे हैं, मनीषा के लिए इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, तो आप अगर आपसे पूछे तो आप किस तरह का इंसाफ पसंद करेंगे? मैम, इंसाफ की परिभाषा तो इन सभी ने हमें बता दी है और वो सही भी है। मेरा एक मुद्दे पे मैं थोड़ा ध्यान देना चाहती हूँ आप सबका, कि हमारी बच्चियों के साथ ये एक दिन में तो होता नहीं, उन्हें कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जाता है, धीरे 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 सिस्टम बनता है कहीं जाके कि ये उनके संग होती हैं इस तरह की जो भी घटना होती है। तो हमें अपनी बच्चियों से खुल के बात करनी होगी कि अगर इस तरह का कुछ हो तो वो खुल के बताएं। और दूसरा, मैं सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ, जिस तरह वो पबजी बैन कर सकता है, वो अपने थोड़े से फायदे को नुकसान में ना बदले। भले ही देखिए अगर आएगा नहीं तो जाएगा नहीं, घर 25 लाख दे रही है इकट्ठा करके, तो बेटर है कि आप इस तरह के अश्लील चलचित्र जो हैं उन पर रोक लगाइए, क्योंकि रोजगार तो आप दे नहीं पा रहे, डाटा खूब मिल रहा है। अब बच्चे जब डाटा मिल रहा है बेरोजगारी में क्या कर रहे हैं बैठ के, ये आप भी जानती हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। अश्लील चलचित्र देखते हैं, उनकी मानसिकता वैसी ही बनती है और फिर वो खाली बैठे करेंगे क्या, उनका दिमाग ही नहीं कामों में जाएगा। इधर हमारी बच्चियां कुछ कह नहीं पाती, हम उनको अवेयर नहीं कर पा रहे कि अपनी समस्या को वो हमसे खुल के कह सके, क्योंकि आज भी हम उसी समाज में जी रहे हैं जहाँ बच्ची अपनी समस्याओं को कहने से झिझकती है, और कहीं ना कहीं 1-2 दिन का तो ये मैटर होता नहीं है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, तभी वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होती है, फिर उसको घेरा जाता है। इस तरह का जो भी होती है अश्लील हरकतें, सरकार अगर पबजी बैन कर सकती है तो अश्लील चलचित्रों पर भी बैन करे। दूसरा, हम अपनी बच्चियों से, अपने परिवार में अपने सबसे खुल के बात करें रेप के ऊपर, ताकि वो इसके खिलाफ बोले, बेबाकी से बात कर सके, अपनी राय दे। अब उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। थैंक यू शिल्पी जी। सो एंड में मैं आपको बताती हूँ कि मेरे मन के हिसाब से, मैं अपनी सबकी थिंकिंग है, लेकिन मेरी थिंकिंग के मुताबिक एज ए राइटर, एज ए एडिटर, एज ए सोशल वर्कर भी आप कह सकते हैं कि इस तरह के केस का जो इंसाफ है वो इस तरीके का होना चाहिए कि लोगों के कान खड़े हों, बच्चों के आगे से डर बैठ जाए मन में कि ऐसी घटना को अंजाम हमने नहीं देना। पहली बात, सरकार सरिता जी के मुताबिक दोनों पक्षों की सुनवाई करे कि ऐसा हुआ क्यों। दूसरी बात, सरकार उन पुलिस कर्मियों के ऊपर एक्शन ले, उनसे सवाल करे कि आपने आधी रात में किससे पूछकर और किस वजह से क्यों जाके धर्म के खिलाफ जाके माँ बाप को बिना दिखाए डेड बॉडी को जाके जला दिया, क्या वजह थी, किसके प्रेशर में आप आए। पुलिस के ऊपर कार्रवाई की जाए, पुलिस के ऊपर जिस बंदे का प्रेशर आया कि बॉडी को जला दिया जाए उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसके बाद अगर हम इनकी बात सुने कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ लेकिन लड़की का कत्ल तो हुआ, हड्डी तोड़ी गई, कत्ल की कोशिश उसी समय की गई, ये उसकी बैड लक कह लो, जो कुछ कह लो कि वो जहाँ कुछ भी कह सकते हैं हम कि वो 13-14 दिन निकाल गई, बाद में मरी, लेकिन कत्ल तो हुआ था, कोशिश तो कत्ल की ही हुई थी, वो बची रही 14 दिन, ये उसकी किस्मत थी। लेकिन कत्ल के इल्जाम में उन लड़कों को, वो साबित भी हुआ है कि उन लड़कों को पकड़ा भी गया है, रंजिश भी सामने आ गई है। रंजिश अगर परिवारों की पुश्तैनी आपस में थी तो बच्चों के साथ रंजिश निकालने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए ऐसे बच्चों को शरेआम ऐसी सजा देनी चाहिए कि वो जिंदा रहें, मारे नहीं, उनको फांसी नहीं दे, लेकिन सजा ऐसी दें कि जिंदगी भर लोग उनको देख देख के कानों को हाथ लगाए, बच्चे के मन में आगे जो उनके बाल बच्चे आने हैं, जहाँ हमारे आसपास के, जहाँ हमारे देशवासी जिनके बच्चे हैं, वो उन लड़कों को देखें और दिमाग में हो कि हमें इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी। वो जो एक लड़की को तेजाब से जला सकती है, उनके फेस का कुछ हिस्सा भी तेजाब से जलाया जा सकता है।
वो जो एक लड़की के गले की हड्डी तोड़ देते हैं, जुबान काट सकते हैं, उनका भी कोई पार्ट काटा जा सकता है। बिल्कुल, उनकी भी कोई हड्डी टूटनी से चाहिए ना। मार देना एक मुक्ति होगी, उनको फांसी देना भी एक मुक्ति होगी, इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ तब होगा उस लड़की की आत्मा को जब बाकी लड़कियां सुरक्षित होगी और बाकी लड़कों के मन में ये डर जाएगा कि हमारा अंजाम भी ऐसा हो सकता है। तो उन पहले नंबर, मेरे हिसाब से पहले नंबर पे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको उसी समय उनकी पोस्ट से हटाना चाहिए जिन्होंने डेड बॉडी को जलाया। दूसरे नंबर पे जिनका उनके ऊपर प्रेशर था बॉडी को जलाने के लिए, उनको लिया जाए कार्रवाई के घेरे में, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और तीसरा, उन लड़कों को शरेआम इस तरह की सजा दी जाए जैसा मैंने कहा, तेजाब डालो, अंग काटो, जो सारी उम्र देखते कि वो ना मरे और ना जी पाए, कान हो जाएं। मेरे हिसाब से यही इंसाफ है। बाकी आप सब लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है, अपनी अपनी सोच है, समझ है, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी सोच रखने के लिए। तो मेरी दर्शकों से भी और आप लोगों से भी यही है कि ये आपराधिक घटनाएं कभी रुकने वाली नहीं है अगर हम जागरूक ना हुए। और चाहे मैं भी एक इंडियन हूँ, विदेश में रह के भी मेरा दिल अंदर से इंडियन है, और इस तरह की आपराधिक घटनाओं के लिए मैं हम खुद को भी जिम्मेदार मानती हूँ कि हमारे जो बहन भाई हम लोग जो हैं, ऐसे नुमाइंदे, ऐसी सरकार चुनते हैं जो कानून लागू कर सकती है, लेकिन कानून को फॉलो करने के लिए नुमाइंदों को फोर्स नहीं कर सकते, बनवा नहीं सकते। जो अपराधी पकड़ सकती है, लेकिन अपराधियों पर जुर्म साबित होने पर भी 8-8 साल तक, 9-9 साल तक समय लगा देती है इंसाफ में। कुछ हद तक हम खुद जिम्मेदार हैं। हम भी अगर नोट के लालच में वोट नहीं बेचे, नुमाइंदे चुने, पढ़े लिखे जागरूक आप लोगों की सोच जैसे जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं बिना किसी नोट के लालच के, तो शायद रिजल्ट कुछ और होगा। बीजेपी है या कांग्रेस है, अकाली दल है, कोई भी सरकार है, अगर वो कानून बनाती है और लागू करवाने में सक्षम नहीं है, उसके नुमाइंदे उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो सरकार फेल है। ये सरकार की जबरदस्ती है, कभी ऑर्डिनेंस पास कर रही है, कभी वो 25 लाख दे के जो परिवार का मुंह बंद करवा रही है। ठीक है, आप हेल्प कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, लेकिन ऐसा हेल्प का आता ही क्यों है वक्त? ये 25 लाख आपने, जो इतने किसान मर रहे हैं सल्फास खा खा के, जो गरीब जनता है भूखे पेट मर रही है, उनको जाके बांटते। ऐसी घटनाएं क्यों हुई कि आपको उन लोगों को नौकरी देनी पड़ी? अगर आप एक लड़के को उस को नौकरी दे सकते हैं, तो बाकी बेरोजगार लोगों को नौकरी क्यों नहीं दे सकते? सवाल ये है। सवाल जी, ये बात ठीक है, मैं इस बात को मानती हूँ कि सरकार उस परिवार की हेल्प करना चाहती है। तो इस तरह से तो पीछे एक अभियान आया था कि तो वही हो गया मैम, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। शिल्पा जी कर रही हूँ, पंजाब के एक जिले में शराब पीने से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई और सरकार ने नौकरी देने का, उस परिवार के मेंबर को नौकरी देने का, और आई थिंक 2 लाख पता नहीं 10 लाख ऐसा कुछ पैसा देने का ऐलान कर दिया शराबी के परिवार को। क्यों? शराबी कोई शहीद थे? आप शराबी के परिवार को पैसा दे रही हैं, तो आप नकली शराब बनाने वाले को, जहरीली शराब बनाने वाले की फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करवा रही? जड़ को क्यों नहीं उखाड़ रही? तो क्या हुआ? फनी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वीडियो क्या बना रहे हैं कि औरतें अपने घर, जिनके आदमी शराब छोड़ चुके थे, वो अपने घर वालों को जबरदस्ती शराब पिला रही है, और घर वाला जो हस्बैंड है वो कह रहा है कि तो जब मैं पीता था तब तुम मुझे गाली देती थी, और अब मैंने छोड़ दी है, ना पीने की कसम खाई है, तो तुम मुझे शराब पीने पे मजबूर क्यों कर रही है? तो वो औरत क्या जवाब दे रही है कि देखो, पहले तुम पीते थे, घर का नुकसान होता था, हमें राशन नहीं मिलता था, अब तुम
दारू पियोगे, पी के मरोगे, तो कम से कम हमें कुछ साल जीने के लिए पैसा मिल जाएगा। सरकार इतना पैसा दे रही है, यानी कि उसने अपने हस्बैंड की कीमत पैसे में लगा दी। तो इसी तरह से सरिता जी, जो आपकी सरकार 25 लाख दे रही है, तो क्या हमारे देहाती लोग अपनी बेटियों की कीमत 25 लाख लगा देंगे कि हमारी बेटियों का इस तरह से शोषण हो जाए, मर जाए और हम 25 लाख लेके बैठ जाए? एक बहुत दर्द, एक मैम इन्हीं ने दर्द दिया है, यही दवा दे रहे हैं। दिल को दहलाने वाली बात कि एक लड़की की, एक बेटी, हम भी बेटियां हैं, हमारे साथ ऐसा होता है, कुछ हमारे परिवार को पैसा दे दिया जाता, उससे क्या हमारी आत्मा को शांति मिल जाती? इंसाफ तो नहीं है ना ये। आप ठीक है हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इंसाफ यही है कि आप 25 लाख दे ना दे, क्योंकि आपके 25 लाख क्या, आपके 1 रुपया भी देने से पहले भी वो परिवार रोटी खाता था, चाहे वो दाल रोटी गरीबी की खाता था। उनकी बच्ची मरी है, उनके बच्ची के गुनाहगारों को पहले सजा दी, जिन्होंने बॉडी जलाई उनको सजा दी, जिसके प्रेशर में आके जलाई उसको शरेआम सजा दे, उनको जान से नहीं मारे लेकिन उनके भी गले की हड्डियां तोड़ी जा सकती हैं, ताकि आने वाले जो समाज में जो आने वाली जनरेशन है, अब जो जनरेशन है तरह तरह की वीडियो बना के डाल रही है, कोई सरकार को बचाने में लगी है, कोई परिवार को नंगा करने में लगी है, वो रोटियां सेकनी बंद करके सबको ये कान हो जाए कि ऐसा भविष्य में ना हो। नहीं तो रोज आसिफा केस होंगे, रोज दामिनी मरेगी, रोज निर्भया केस होंगे, रोज मनीषा केस होंगे, और लाखों होते हैं। कुछ हमारी नजर में आ जाते हैं और कुछ हमारे किताबों के बीच में छिपे रह जाते हैं। एक केस नहीं है। और वाकई शिल्पी जी की बात, शैलजा जी ने बात कही थी कि अब ये कानून, और जसविंदर ने ये बात बोली कि अब नारी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटा समझाओ, बेटे को संस्कार दो। ये नारा होना चाहिए कि एक बेटे को भी, जब बेटा पैदा होता है, आपका मेरा सबका फर्ज बनता है उसको बेटी की अहमियत समझाने का, बीवी और बेटी, बहन, माँ का रूप समझाने का। तब जाके समाज में सुधार होगा, ना सरकार के कुछ करने से होगा, ना किसी से। एक माँ बाप जब बच्चे को संस्कार देंगे, खुद नेटवर्क, टीवी और ये मीडिया, ये अपना फेसबुक, ये सब जो है सोशल साइट है, उससे टाइम निकाल के अपने बच्चे को संस्कार देंगे, बहन की इज्जत करना सिखाएंगे, दूसरे की बहन को बहन बोलना सिखाएंगे, तो जाके समाज का फ्यूचर के लिए सुधार होगा। किसी सरकार के या किसी के भी करने से कुछ नहीं होगा, माँ बाप के समझाने से सब कुछ होगा। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपनी अपनी सोच रखी, मैंने अपनी सोच बोल दी। आई डोंट नो मेरे साथ आप लोग एग्री हैं या डिसएग्री हैं, लेकिन सबको हक है बोलने का। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज प्रोग्राम को पूरा जरूर देखें।